नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन दल और साथ ही साथ FredW रिक्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी और ये आपकी मदद करेगी ये वीडियो आपको समझने में कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में FredW रिक्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। तुलनात्मक लोक प्रशासन दल की स्थापना होती है 1963 के दशक उसमें साल में, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक ये चलता नहीं है क्योंकि जो इसको फंडिंग मिल रही थी वो फंडिंग बंद होने के कारण ये दल जो है वो भी काम करना काफी हद तक कम कर देता है। जानेंगे उसके बारे में भी, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित वीडियोस हिंदी भाषा में प्रोवाइड की जाती हैं। इंग्लिश में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे दूसरे चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे भी जाइए, वहां पर ढेर सारी जो वीडियोस हैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन की स्थापना की किसने? दल की। तुलनात्मक लोक प्रशासन दल, इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, कैग। ओके, इसका गठन 1963 में किया गया था। एस्पा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसने 1963 में तुलनात्मक लोक प्रशासन दल का गठन किया और इसके बाद में लोक प्रशासन समिति जो है, लोक प्रशासन समिति जो थी पहले, उसका स्थान इसने ले लिया। फ्रेडरिक्स इसके प्रथम अध्यक्ष रहे जो 1970 तक रहे और उसके बाद में रिचर्ड गेबल आए। फ्रेड रिक्स ने 1962 में आस्पा के अध्यक्ष भी वो बने थे और 1970 तक वो जो है कैग से जुड़े रहे। कैग ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की दिशा में सर्वाधिक योगदान दिया और उसमें भी फ्रेड रिक्स का नाम सबसे पहले आता है। कैग से जुड़े विद्वानों में रिक्स, गैबल, वाल्डो, फेरल हेडी, मार्टिन, विलियम सफीन, लैंड्यू एंड शेरवुड, सायर, मॉन्टेगेरी, इन सब का नाम आता है। रिक्स के अनुसार इनमें से अधिकांश विद्वान वे थे जो विभिन्न देशों में तकनीकी मिशन के प्रभारी बन गए थे और जिन्होंने देखा था कि अलग अलग देशों में किस प्रकार का प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ वहां की परिस्थिति को समझा और किस प्रकार के विकास कार्यक्रम जो है चल रहे हैं, व्यवस्था कैसी है, संस्था कैसी है, कैसे काम कर रही है, इन सारी चीजों पे इन्होंने फोकस करा। तो कैग ने टोटल 11 समितियों का निर्माण किया था जो अलग अलग एरिया में काम कर रही थी। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सब के अंदर टोटल 11 समितियां काम कर रही थी क्षेत्रीय अध्ययन के लिए और जो प्रशासन, राजनीति, संगठन, सिद्धांत, नियोजन, कानून, इन सब से संबंधित थी। दल की एक शोध पत्रिका, एक रिसर्च पेपर भी आता था, द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और एक जो समाचार पत्र था, न्यूज लेटर, वो भी नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। इनको 1971 तक फोर्ड फाउंडेशन से वित्तीय सहायता मिली। बाद में इन्होंने खुद के अपने जो है सोर्सेज ढूंढ लिए थे वित्तीय साधन के और इस ग्रुप ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को व्यापक बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया है। ये तो चलो बात हुई इनकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या कैग की। अब बात करते हैं फ्रेड रिक्स की। देखिए, जब आप रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो एक, जब आप विचारक को पढ़ रहे हैं, कोई भी विचारक है, जब आप उनको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जानिए, उनकी जीवनी, उनकी जिंदगी के बारे में भी जानिए, खास करके उनका अध्ययन क्षेत्र क्या रहा, उन्होंने किस चीज में स्टडी करी। उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि वो इंसान, वो विचारक जो है वो किस प्रकार के थॉट प्रोसेस देने वाला है। जैसे टेलर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। टेलर ने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो इंजीनियर के तौर पे उसने एक कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में काम किया, काफी सारी इंडस्ट्रीज में, और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज करी। तो काफी हद तक उनकी जो थ्योरी है वो एक ऐसे इंसान का निर्माण करती है, एक ऐसे वर्कर का निर्माण करती है जिसको मशीन चलाने की आदत हो गई हो। हम अगर ब्रॉडली समझें तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती एग्जैक्टली उसने निर्माण किया, बट हाँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक वर्कर कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, उन चीजों के बारे में। वैसे ही आप बाकी थिंकर्स की बात करते हो, जैसे वेबर की बात करते हो, उन्होंने नौकरशाही का वो दिया, बर्नार्ड ने अपना व्यवस्था सिद्धांत और व्यवहारवादी उनके बारे में बात करी। तो उनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है वो जानना चाहिए। लेकिन कभी भी बहुत कम एग्जाम्स होंगे जिनके उनके ऊपर जीवनी के बारे में पूछा जाए, ऐसा पूछा नहीं जाता, बट आइडिया हो जाता है कि उन्होंने क्या बात कही होगी। मेन होता है इनकी थ्योरी, इनके सिद्धांत, वो क्या कहते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर आपको फ्रेड रिक्स ने क्या कहा उसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, रिक्स ने विकासशील देशों की यानी डेवलपिंग कंट्रीज की वहां की प्रशासन व्यवस्था को समझा, कैसे? संरचनात्मक, कार्यात्मक के दृष्टिकोण का प्रयोग किया उन्होंने।
वह समाज को उसकी संरचना और संस्था द्वारा निष्पादित कार्यों के आधार पर विभक्त करता है। इस चीज को उम्मीद करती हूँ मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कैसे आपने चीजों को समझना है। और ये जो थ्योरी है कार्यात्मक और संरचनात्मक, ये देखती है कि किसी भी समाज में संरचना कैसी है और वो क्या कार्य करती है, उसके आधार पर इन्होंने देशों को विभक्त किया, डिवाइड किया। और इनकी शब्दावली बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनकी शब्दावली पे ध्यान देंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना, नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक, वैसे देखिए हम वापिस आते हैं इनके संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पर। उसके अनुसार यदि उसकी संरचना कार्य करे तो सामाजिक ढांचे कार्यात्मक रूप से असंगठित अथवा विपरीत हो सकते हैं। यदि ये निर्धारित सीमित कार्य करें तो कार्यात्मक रूप से विशेष हो सकते हैं। देखिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रकार का काम हो रहा है, स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती। एक ही जगह पर आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक जगह पर एक ही काम हो रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। जैसे कोई मान लीजिए गोल्ड स्मिथ है, तो वो गोल्ड का काम कर रहा है, उसकी भी स्पेशलाइजेशन बढ़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हो कोई बुक रीडर है, वो एक ही प्रकार की बुक पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसकी नॉलेज भी क्या हो जाती है, स्पेशलाइजेशन बन जाती है। एक्सपर्ट होने का यही वो होता है कि आप एक ही काम को बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हो तो आप एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया कि अगर एक संरचना सारे काम कर रही है और एक संरचना एक काम कर रही है, इसमें फर्क है। अगर एक ही संरचना सारे काम कर रही है तो ये बहुत ही पुराने समाज को दर्शाता है। सरकार ही सारे काम कर रही है और सरकार में भी काम का बंटवारा बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही विभाग है जो सब कुछ समेटे ले रहा है। और एक क्या होता है, एक संरचना, एक संस्था और एक कार्य, ये विकसित देशों की पहचान होती है, ऐसा रिक्स का कहना था। तो रिक्स ने कहा कि जो जहां पर एक संरचना सारे काम कर रही होती है वो विसारित समाज, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड क्या मतलब क्या है, पुराने टाइप का। मैं आपको इसका उदाहरण भी देती हूँ। और जो कार्यात्मक रूप से विशेष होते हैं उनको विवर्तित यानी डिफ्रेक्टेड सोसाइटी उन्होंने कहा है। और बीच के प्रकार का जो सामाजिक ढांचा होता है वो प्रिज्मेटिक कहलाता है। प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, प्रिमेटिक नहीं, प्रिज्मेटिक। और ये रहा प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक ढांचा क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का प्रिज्म हमने रख दिया। प्रिज्म देखा होगा आपने, जिसमें से लाइट पास होती है ना। प्रिज्म की खास बात ये होती है कि अगर आप इससे एक व्हाइट लाइट पास करोगे, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, मान लो आप यहाँ पर एक लाइट पास करोगे, ठीक है, ये लाइट इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर जाने के बाद में ये कुछ डिफ्रेक्टेड होगी और जब ये बाहर निकलेगी तो ये 7 लाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी। इस तरीके से 7 कलर्स, जो रेनबो कलर्स होते हैं ना, विबग्योर जिनको हम कहते हैं, वो कलर्स यहाँ पर आ चुके होंगे। यानी एक है तो व्हाइट लाइट के अंदर ही सारे कलर, तो सारे व्हाइट लाइट में ही है, लेकिन वो प्रिज्म क्या करता है, वो लाइट को अलग अलग कर देता है। तो ये उन्होंने बताया था फ्यूज्ड सोसाइटी का। और ये क्या है, ये होती है डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। डिफ्रेक्टेड सोसाइटी और फ्यूज सोसाइटी में क्या आप ये देख पा रहे हो, एक ही लाइट है और एक ही लाइट में सारे कलर मिक्स है, यानी एक ही संस्था है और वो सारे काम कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक कलर की अपनी एक लाइट है, मतलब हर एक कलर जो है वो अलग अलग है, मतलब हर एक संस्था अलग अलग काम कर रही है। यही उन्होंने बताया था। और ये बीच का जो है इसको बोला गया प्रिज्मेटिक, जिसमें ये देखो कुछ मिक्स कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कहीं पर पूरा डिफ्रेक्शन भी नहीं हुआ है और पूरा फ्यूज्ड भी नहीं है, मिक्स का है, उसको इन्होंने क्या कहा, प्रिज्मेटिक बोला। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी विकासशील देश हैं उनको प्रिज्मेटिक ही इन्होंने माना है। ये सबसे पुराने जो कहते हैं ना, बिल्कुल ही जिनमें विकास नहीं हुआ, वो देश इसमें आते हैं। जो बहुत ज्यादा विकसित देश है वो डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में आते हैं और बीच वाले प्रिज्मेटिक में है। आगे चल करके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स अपनी बात को थोड़ा सा सुधारते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो, कोई भी स्टेट, कोई भी देश ना तो पूरा फ्यूज्ड है ना ही पूरा डिफ्रेक्टेड है, वो बीच का है। बीच का मतलब वो प्रिज्मेटिक है, लेकिन कितना प्रिज्मेटिक है वो डिपेंड करता है। वो बिल्कुल जैसे ये लाइट है, ये लाइट एंटर करती है तो कितनी डिफ्रेक्टेड हुई है उस पर डिपेंड करेगा। वो अगर कम फ्यूज्ड, कम प्रिज्मेटिक है या ज्यादा प्रिज्मेटिक है।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ से चीजें आपकी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि जो परंपरागत फ्यूज्ड वाला मॉडल उन्होंने बताया था, उसी को लेकर के चलते हैं कि विस्तृत समाज जो होता है फ्यूज्ड मॉडल, उसमें खेती एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, और जो बिल्कुल आधुनिक औद्योगिक समाज है वहां पर इंडस्ट्रीज पे, उद्योगों पे ज्यादा ध्यान होता है। यानी डिफ्लेक्टेड सोसाइटी में उद्योग पे ज्यादा ध्यान होगा, और जो फ्यूज्ड सोसाइटी है वहां पर खेती पे ज्यादा ध्यान होगा, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, अब ये देख पा रहे हो यहाँ पे, हम वापिस आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ फ्यूज्ड के गुण आए हुए हैं, कुछ डिफ्रेक्टेड के गुण आए हुए हैं, मिक्स है, दोनों के मिक्स है। इस चीज को ध्यान में रखना कि इसमें दोनों के मिक्स जो है वो गुण आए हुए हैं। कैसे, वो समझते हैं। तो ये जो प्रिज्मेटिक समाज बन करके आया, ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है वो कैसी है, इसके उन्होंने कुछ विशेषताएं बतलाई। यहां पर उन्होंने नाम दिया प्रिज्मेटिक साला। साला एक स्पेनिश वर्ड है, और वो जो है मॉडल इन्होंने बताया। ठीक है, कि प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी होती है, प्रिज्मेटिक जो देश होगा, जो अर्थव्यवस्था होगी, उसका समाज कैसे होगा। पहली उसकी विशेषता ये होती है कि वो विषम जातीयता उसके अंदर होती है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब कुछ पुराने मूल्य भी हैं और कुछ नए आधुनिक मूल्य भी आ चुके हैं। जैसे भारत में आप देखते हो पुराने आदर्श भी चल रहे हैं और नए जो है वो मूल्य भी समाज में आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारे अत्यंत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, प्रयोग और दृष्टिकोणों का एक साथ विद्यमान होना ही प्रिज्मेटिक समाज की पहचान होती है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सुसंस्कृत बुद्धिजीवी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी एक साथ मिलते हुए एक साथ जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये होती है हेट्रोजेनिटी या विषम जातीयता। दूसरा आता है रीतिवाद, फॉर्मलिज्म। जैसे मान लो किसी का एक्चुअल में मन ना हो हमें चाय पिलाने का, लेकिन वैसे ही कैजुअली पूछ लिया जाए कि चाय पीनी है, तो हम कहेंगे कि नहीं रहने दो, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मेलिटी क्या मतलब है, फॉर्मेलिटी मतलब नाम का ही है, काम वाम कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल है, फॉर्मलिज्म है उसके अंदर। ये होता है रीतिवाद की नियमों के हिसाब से भी आए घर पे कोई चाय का चाय जो है वो पूछ लिया चलो, पर पिलाने का मन नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक नियम निष्ठ था लेकिन मन नहीं था उसका। कुछ कुछ ऐसा ही है कि आदर्श और रियलिटी जो है उसके बीच में फर्क है। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं, जो फर्क आ रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म। फिर आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है, कुछ पुरानी चीजें हैं, कुछ नई चीजें हैं, ओवरलैप किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आप एक ही चीज में बहुत सारी चीज और मिली हुई है। जैसे कुछ इस तरीके से समझें, ये दो चीजें हैं तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ओवरलैप करती हैं। मतलब कई बार जब हम कुछ संस्थाओं के कार्यों का बंटवारा करते हैं तो हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं। डिफ्रेक्टेड समाज होता तो उसमें क्लियरली मेंशन होता कि इसका ये काम है, इसका वो काम है। लेकिन कई बार प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है, कामों का बंटवारा ढंग से नहीं होता। एक ही काम को करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा एजेंसी संस्थाएं मिल जाएंगी, तो वो भी एक प्रकार की ओवरलैपिंग है। उम्मीद करती हूँ यहाँ से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 100% चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इनको खुद किताब लेकर के पढ़ने बैठोगे। तब तक आप सिर्फ ये वीडियोस देख करके चीजें क्लियर हो सकती हैं, याद जब इसको प्रैक्टिस करोगे और बुक्स पढ़ोगे तब जाकर के आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। ठीक है, तो अब ये जो समाज हमने पढ़ा, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और का डिफ्रेक्टेड, इसको तो प्रिज्मेटिक ही बोला, इसको विस्तृत समाज बोला और इसको विसारित समाज बोला। सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, सॉरी, इसको निवर्तित बोला, निवर्तित ढांचा। हिंदी में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यही मतलब निकल करके आता है। अब समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे भारतीय समाज में हमारी राजनीति भी है, भारतीय समाज की अपनी एक संस्कृति भी है, कि अपनी एक क्या है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, और इसका अपना एक प्रशासनिक प्रणाली है। ठीक है, तो फ्यूज्ड, डिफ्रेक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो प्रशासन होता है उसको अलग अलग नाम दिया गया। जो विस्तृत समाज था, फ्यूज्ड था, उसको बोला गया चैम्बर।
मतलब फ्यूज्ड सोसाइटी में जो प्रशासन होता है उसका नाम रखा गया चैम्बर, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में उसका नाम रखा गया साला, और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज हैं उसके अंदर क्या नाम रखा गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कार्यालय, ऑफिस, ब्यूरो, इसका नाम दिया गया। साला जो है वो स्पेन का शब्द है, इसका चैम्बर और कार्यालय दोनों के गुण जो है उसमें मिल जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि पुराने भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। जैसे अगर आपको संस्था में किसी को नए को रखना है, भर्ती करना है अपने, तो कई बार ये होगा कि आप मेरिट के बेसिस पे रखोगे, वो चीज भी चल रही है, और साइड बाय साइड जो है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद भी चल रहा है। दोनों चीजें, दोनों प्रकार के मूल्य एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही पहचान होती है प्रिज्मेटिक सोसाइटी की या साला मॉडल की। अब हुआ ये कि रिक्स का बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म होता है इस बात के ऊपर। तो रिक्स ने फिर 15 साल के बाद में अपनी पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिवाइज्ड 1975 में आई थी। इसमें इन्होंने प्रिज्मेटिक समाज को पूरा थोड़ा रिवाइज करा, पूरी धारणाएं उन्होंने बदल दी। उन्होंने ये कहा कि ये जो जितने भी समाज हैं वो सारे के सारे हैं तो प्रिज्मेटिक ही, लेकिन प्रिज्मेटिक कितने प्रिज्मेटिक है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर उन्होंने एक नई परिभाषा दी जो विभेदीकरण और समन्वय युक्त द्विविस्तार पर आधारित है। समन्वय रहित मतलब कोऑर्डिनेशन भी है और डिफ्रेक्टेड भी है। कहाँ काम का बंटवारा भी है, काम का बंटवारा होने के साथ साथ जो है सब मिलके काम कर रहे हैं। जैसे एक ऑफिस में होता है, काम सबको बांटा हुआ है भी, चल तेरा काम है टाइपिंग करना, तेरा काम है वीडियो बनाना, तेरा काम है ये करना, तेरा काम है एडिटिंग करना, तेरा काम है कुछ और करना, इस तरीके से बांट दिया। अब उन सबका काम भी तो आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो समन्वय रहित भी है और जो है विभेदीकरण भी है उसमें है। फिर इन्होंने जिस तरीके से चीजों को समझाया, इन्होंने निवर्तित और प्रिज्मेटिक समाज को आगे दो और भागों में बांट दिया। जैसे पहले इन्होंने नाम लिया निवर्तित समाज का, मूल और शुद्ध निवर्तित, ऑर्थो डिफ्रेक्टेड और इको डिफ्रेक्टेड। फिर आया नियो डिफ्रेक्टेड। इसी प्रकार से प्रिज्मेटिक समाज का भी पुनः वर्गीकरण किया गया। लेकिन ये जो प्रिज्मेटिक मॉडल है इसमें कई दोष हैं, समझते हैं कैसे। पहला, कहने वालों का कहना है कि जो रिक्स है वो विकासशील देशों के सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही देखता है, नकारात्मक पक्ष पर ही उसने ध्यान दिया है, सकारात्मक पक्ष पर नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मूल्य प्रधान है, उद्देश्य नहीं। ये आपको लगेगा कि जिस तरीके से रिग्स ने अपनी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं औद्योगिक समाज को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि काफी गलत है, मूल्य रहित है, मूल्य प्रधान है, उद्देश्य नहीं है इसमें। तीसरा ये कि प्रिज्मेटिक व्यवहार केवल विकासशील देशों की विशेषता नहीं है, ये विकसित समाजों में भी मिलता है। आपको अगर ये लगता है ना कि यूरोप में, अमेरिका में इसमें बेस्ट है, और एक चीज ये भी है कि डेवलपमेंट का नाम आता है यूरोप का ही क्यों आता है एग्जाम्पल, ठीक है इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड है, पर क्या इकोनॉमिकली डेवलप होना ही डेवलपमेंट है? इसके अलावा क्या कोई और पैरामीटर नहीं है? इस पे भी डिबेट चलता है। फिर नियम निष्ठा रीतिवाद जो प्रिज्मेटिक समाज की विशेषता है, ये सकारात्मक भूमिका भी निभाती हैं, इनका अपना भी एक रोल है जिसकी रिग्स ने अनदेखी कर दी। और जहां तक भारत का प्रश्न है, राजनीतिक दल, नौकरशाही, विधानमंडल, इनकी भूमिका, इनके संबंधों के प्रति रिग्स द्वारा दी गई विचारधाराएं, ये रियलिटी नहीं बताती, वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करते। भिन्न प्रकार के विकासशील देश संस्कृति और राजनीतिक पैतृकी के अनुसार है, जिस तरीके से चलता आ रहा है वैसे चलता आ रहा है। जैसे मान लो भारत का इतिहास बहुत पुराना है, आप सिंधु घाटी सभ्यता से पुराने भी कुछ अंश आपको मिल जाएंगे, जैसे भीमबेटका केव में भी इंसान रहते थे इकट्ठे। फिर आपको नियोलिथिक साइट्स भी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पुरानी अगर हम समझे तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण है। तब से लेकर के आज तक चलते आ रहे हैं। हमने पहली बार लोकतंत्र अपनाया 1947 के बाद में, हमने लोकतंत्र की नींव रखी, और आज के दिन आप देख सकते हो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ठीक ठाक काम कर रही है हमारी डेमोक्रेसी। मैं ये नहीं कहती परफेक्टली चल रही है, बट हाँ सही चल रही है। 75 ईयर्स हो चुके हैं भारत को इंडिपेंडेंट हुए हुए, और हमारी डेमोक्रेसी अभी तक सही है। वहीं आप बाकी देशों की देखो तो आपको फील हो जाएगा रियलिटी क्या है। मतलब जो जिस तरीके का मॉडल इन्होंने दिया, ये फील होता है कि ये जो पश्चिमी देश हैं उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, इसका बायस्ड आपको फील होगा। ओके, तो रिग्स ने खुद माना है कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है वो केवल और केवल विकासशील देशों के लिए नहीं है, विकसित देशों में भी इसकी कुछ जो विशेषताएं आपने बताई है वो विकसित देशों में भी मिल जाएंगी। तो रिग्स का ये जो योगदान है तुलनात्मक लोक प्रशासन का, ये अध्ययन के हेतु महत्वपूर्ण है, नो डाउट। और साथ ही साथ उनका जो विकासशील समाज के अध्ययन के लिए और जो तरीके की इन्होंने बातें कही हैं, हमारी
समझ भी बढ़ाती हैं, साथ ही साथ हमें नई चीजों की तरफ बढ़ने के लिए भी आकर्षित करती हैं। और उनकी बहुत सारी बातें हैं, काल्पनिक कह सकते हैं धारणाओं, नॉट चारणाओं, धारणाओं धारणाओं के ऊपर बेस्ड है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, परीक्षण होने की आवश्यकता है। जो भी उनकी बातें हैं, जब तक हम उनको टेस्ट नहीं कर लेते, हम उनको एज इट इज नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर है 9896859767। ये व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ईमेल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो contactfreeupsc@gmail.com पे आप हमें मेल भेज सकते हैं। हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोर्स पूरा अवेलेबल है यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है जो आप जिसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक कॉल आप हमें भी करके देख सकते हैं, शायद जवाब मिल जाए। चलिए कोशिश करते। और सवाल से मेरा मतलब, मान लीजिए आप ये नया सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे काम मैं कहाँ से कवर करूं, सिलेबस क्या है, टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, इस तरीके का कोई सवाल है तो डेफिनेटली ठीक है। फिर चलिए कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।